देखो, आज हम लोग शुरू करते हैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में देखो, तुमको जितना हम बोलेंगे उतना ही याद रखना, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें थ्योरी वगैरह है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, उतना ज़्यादा याद नहीं रखना है। तो इवोल्यूशन के थ्योरी को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले एंशिएंट थ्योरी, उसके बाद प्री मॉडर्न, देन मॉडर्न थ्योरी, और तब अल्ट्रा मॉडर्न कह सकते हो या उसको मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी कहते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले एंशिएंट थ्योरी से शुरू करते हैं। तो एंशिएंट थ्योरी में एक नाम था फादर सुअरेज, या इसको फादर सुएज कहते हैं। इन्होंने कहा था गॉड क्रिएटेड लाइफ इन 8 डेज। वो बहुत सारे की फर्स्ट डे जो है वो स्काई बना था, सेकंड डे शाम को अर्थ बना था, थर्ड डे जो है हवा वगैरह का डेवलपमेंट हुआ, सेवेंथ डे के शाम को जो है वो मेल बना था, 8th डे में वो मेल के 12th रिब से फीमेल बनी थी। मतलब सब बकवास टाइप का है, लेकिन वही है कि पहला थ्योरी था ये, तो थोड़ा जान लेना है, ठीक है। नाम वाम याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट था एनेक्सिमीन्स, इसका भी नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, ये चीज याद रखना है। स्पॉन्टेनियस ओरिजिन इनका थ्योरी था। स्पॉन्टेनियस ओरिजिन का मतलब क्या? ए बायोजेनेसिस। ए बायोजेनेसिस का मतलब हुआ कि डेड सब्सटेंस जो है उससे लाइफ ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। डेड सब्सटेंस से लाइफ ओरिजिनेट हुआ, मतलब कि जैसे घर वर बंद कर दिए, अब टेबल पे जो है वो इंसेक्ट वगैरह ग्रो करने लगा, तो उसने कहा कि देखिए डेड सब्सटेंस, टेबल डेड है, उससे लाइफ ओरिजिनेट हुआ। जबकि ऐसा है नहीं, वो टेबल पे कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा, उस पर कोई स्पोर आया होगा, तभी वो डेवलप किया होगा, ठीक है। लेकिन उस समय का यही डेवलपमेंट था, यही फाइंडिंग था। तो ये टर्म को ध्यान रखना है। स्पॉन्टेनियस ओरिजिन का मतलब होता है ए बायोजेनेसिस, ये याद रखना है। ये साइंटिस्ट का नाम बिल्कुल याद नहीं रखना है। नेक्स्ट साइंटिस्ट है थैलस। थैलस ने कहा था मेरीन ओरिजिन ऑफ लाइफ। ये तो आप जानते ही हैं, मेरीन ओरिजिन ऑफ लाइफ है। लाइफ जो है ओशन में ही डेवलप हुआ है, वो हम लोग देख लिए हैं। हॉट डाइल्यूट सूप थ्योरी, हाल्डान ओपेरिन का फर्स्ट जो क्लास हुआ था उसमें, ठीक है। तो ये याद रखना है। दूसरा ये भी तुम जानते हो कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, कीमोजेनी से, है ना। केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ है, ये भी तुम जान रहे हो, हम लोग देखे थे उसको, ठीक है। नेक्स्ट देखो प्री मॉडर्न थ्योरी। प्री मॉडर्न थ्योरी में सबसे पहला है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल भी जो है स्पॉन्टेनियस ओरिजिन या ए बायोजेनेसिस का सपोर्टर था। उसने फर्स्ट टाइम लेडर ऑफ लाइफ दिया था। लेडर ऑफ लाइफ उस समय क्या था, जैसे अभी जो लेडर ऑफ लाइफ है ना, कि सबसे छोटा सब्सटेंस हुआ एटम, फिर मॉलिक्यूल्स हुआ, फिर एलिमेंट हुआ, फिर कंपाउंड हुआ, उसी कंपाउंड से फिर आगे चल के जो है वो प्रिमिटिव सेल, या आप कह सकते हो बैक्टीरिया वगैरह ओरिजिनेट हुआ, ठीक है। बैक्टीरिया का ग्रुप आया, तो वो जैसे हम लोग देखते हैं क्लास, ऑर्डर, फाइलम, डिवीजन, इस तरह से हुआ ना, उसको लेडर ऑफ लाइफ कहते हैं। लेकिन इनका लेडर ऑफ लाइफ थोड़ा सा अलग था। उन्होंने कहा था एटम बना, मॉलिक्यूल बना, फिर वायरस आया, उसी से बैक्टीरिया आया, उसी से प्लांट आया, उसके बाद एनिमल आ गया प्लांट से, ठीक है। तो वो नहीं था, लेकिन हाँ फर्स्ट टाइम लेडर ऑफ लाइफ टर्म जो है इसी ने क्वाइन किया था, एरिस्टोटल। इसलिए नाम ध्यान रखना है। एरिस्टोटल का नाम ऐसे भी तुम जानते हो, फादर ऑफ बायोलॉजी। जॉन स्वामरडम, इन्होंने दिया था प्री फॉर्मेशन थ्योरी। इनका ये कहना था कि जितना भी सेल है उसमें एक गैमेट जैसा सब्सटेंस होता है सभी सेल में, उसको उन्होंने नाम दिया था होमनक्यूलस, जिसको अगर सुटेबल कंडीशन मिले तो वो जर्मिनेट करके नया लाइफ को क्रिएट कर सकता है। क्योंकि तुम जानते हो ये बिल्कुल गलत है, लेकिन उस टाइम दिया तो था इसने फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो इसमें ये तुम थोड़ा ध्यान रखना, होमनक्यूलस याद रखना, इनका नाम याद रखना। अभी तक साइंटिस्ट का किसी का नाम याद नहीं दिलाया है। जॉन स्वामरडम होमनक्यूलस दिया था, ये याद रखना है, ये साइंटिस्ट का नाम। इधर देखो ये स्पॉन्टेनियस ओरिजिन याद रखना है, बाकी कुछ भी याद रखने लायक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट है फ्रांसिस्को रेड्डी। फ्रांसिस्को रेड्डी फर्स्ट टू डिस्कार्ड ए बायोजेनेसिस। ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने ए बायोजेनेसिस को डिस्कार्ड किया था, ठीक है। ए बायोजेनेसिस को डिस्कार्ड इन्होंने सबसे फर्स्ट टाइम किया था। इन्होंने क्या किया था, इस साइंटिस्ट का तुमको नाम भी याद रखना है, ये टर्म एकदम याद रखना है, फर्स्ट टू डिस्कार्ड ए बायोजेनेसिस।
मीट एंड जार एक्सपेरिमेंट इनका था। इन्होंने क्या किया, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट जैसा किया कि 2 जार लिया, दोनों में ब्रॉथ पीस ले लिया। ब्रॉथ पीस मतलब ईस्ट को बॉइल्ड अगर कर दें शुगर के साथ, उसको ब्रॉथ कहते हैं, ब्रॉथ सॉल्यूशन। एक जार को क्या किया, इसने सील्ड कर दिया, एक जार को ओपन रखा हीट करने के बाद, ठीक है, हीट दोनों में दिया। हीट के बाद एक को सील कर दिया, एक को खुला छोड़ा। खुला जिसको छोड़ा, कुछ देर के बाद यहाँ पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर गए, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे ग्रो कर गए। तो इनका कहना था माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर डेड सब्सटेंस पे ग्रो होता तो यहाँ भी होना चाहिए था, यहाँ तो नहीं हुआ, ठीक है। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम डिस्कार्ड किया एबायोजेनेसिस को, ठीक है। तो ये तुम समझ रहे हो फादर बोलेस का, सॉरी फ्रांसिस्को रेड्डी का। इसके बाद एक साइंटिस्ट का नाम आता है डॉबझेंस्की। डॉबझेंस्की ने कहा था एयर कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एयर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। तो ये तुम जानते ही हो, सही कहा था इसने, ठीक है। नाम हम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। डॉबझेंस्की का ये एक पॉपुलर ये स्टेटमेंट है, नथिंग इन बायोलॉजी मेक्स सेंस एक्सेप्ट सीन इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशन। बायोलॉजी में किसी भी चीज़ को बहुत बढ़िया से डिफाइन नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसको इवोल्यूशन के चश्मे से न देखा जाए। जैसे देखो ना, हम लोग हैं यूकैरियोट, हम लोगों में राइबोसोम है TS, और DNA कैसा है देख ही रहे हो। लेकिन हम लोग के माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, 70S राइबोसोम, सर्कुलर DNA। कोई पूछेगा ऐसा कैसे हो गया, इसको तुम इवोल्यूशन के थ्योरी से ही डिफाइन कर सकते हो, बाकी कोई जेनेटिक्स का थ्योरी यहाँ काम नहीं देगा। तुम देखिए ना कैसे हम लोग सिम्बायोटिक एसोसिएशन से यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बना, उसी से पता लगता है कि कैसे इस तरह का चीज़ आया होगा, ठीक है। फ्रांसिस्को रेड्डी के बाद देखो, फ्रांसिस्को रेड्डी के बाद लुईस पास्चर का थ्योरी आता है। लुईस पास्चर तो काफ़ी फेमस है। लुईस पास्चर का नाम सब जगह इवोल्यूशन में है, पास्चराइजेशन पढ़ते हो, मिल्क वाला वो है। उसके बाद वैक्सीन में भी इनका थ्योरी है, इम्यून सिस्टम में पढ़ोगे इनको। लुईस पास्चर ने कंट्रोल एक्सपेरिमेंट किया था। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट किसको कहते हैं, वैसा एक्सपेरिमेंट या वैसा सेटअप एक्सपेरिमेंट जिसमें एक एक्सपेरिमेंटल एपरेटस को कांस्टेंट रखा जाता है और दूसरे को एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट लेने के लिए थोड़ा बहुत वेरी किया जाता है, ठीक है। इसमें भी क्या किया उसने, मीट लिया, ब्रॉथ लिया या मीट लिया, कुछ भी लिविंग सब मतलब ये ऑर्गेनिक फूड लिया, उसको हीट कर दिया। हीट करके उसने एक फ्लास्क को स्वान नेक जैसा बना दिया, ठीक है। स्वान नेक बना दिया तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, वेपर वगैरह यहाँ क्लॉग कर गया, यहाँ पे वेपर आ गया। इसके बाद इसने देखा कि कुछ देर छोड़ने के बाद यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर गया, जबकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ ग्रो किया, इधर नहीं आया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इधर नहीं आया। तो इससे ये प्रूव हो गया कि डेड सब्सटेंस से लिविंग बीइंग ओरिजिनेट नहीं होता है। अगर होता तो यहाँ भी लिविंग बीइंग को ओरिजिनेट होना चाहिए था। यहाँ क्यों नहीं हुआ, तो यहाँ वेपर जो है वो पाइप को जाम कर दिया है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिविंग बीइंग का कंसंट्रेशन है, इधर लिविंग बीइंग का कंसंट्रेशन नहीं हुआ, ठीक है। समझ रहे हो लुईस पास्चर को। लुईस पास्चर ने और भी कुछ थ्योरी दिया था। एक था थ्योरी ऑफ ऑर्थोजेनेसिस। ऑर्थोजेनेसिस क्या है कि माइथोलॉजिकल फोर्सेस क्रिएट लाइफ, गॉड क्रिएट लाइफ, इस तरह का, ठीक है। तो ये सब कोई मायने नहीं रखता है, ये सब थ्योरी का कोई मतलब नहीं है। एक और साइंटिस्ट थे क्यूवियर, तो इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न पेलिएंटोलॉजी, ठीक है। फादर ऑफ पेलिएंटोलॉजी इनको कहा जाता है, लियोनार्डो दा विंसी को। ये मॉडर्न पेलिएंटोलॉजी, तो इनका थ्योरी भी था थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रॉफिज्म, कि एक बहुत बड़ा कैटास्ट्रॉफ आया था, मान लो ना अर्थक्वेक आया था, धरती फट गई या नीचे से आदमी सब निकल गया, इस तरह का ही थ्योरी था पेलिएंटोलॉजिकल सपोर्ट में। तो ये सब कोई काम का थ्योरी इनका नहीं है। मॉडर्न थ्योरी उसके बाद शुरू होता है। तो मॉडर्न में सबसे पहला थ्योरी है वॉन बियर का, ये नाम आपको याद रखना है, वॉन बियर का। वॉन बियर ने थ्योरी दिया था बायोजेनेटिक लॉ। बायोजेनेटिक लॉ में इसने बताया था कि लिविंग बीइंग जो है, लिविंग बीइंग का ओरिजिन या डेवलपमेंट सभी लिविंग बीइंग का ऑलमोस्ट एक जैसा होता है। जैसे गैमिट आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर उन्होंने कहा था, गैमिट आपस में फ्यूज हुआ तो जाइगोट बनाएगा, फिर मोरूला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, इस तरह से डेवलपमेंट होगा। इस थ्योरी को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से डिसिफर किया था अर्नेस्ट हैक्कल ने। अर्नेस्ट हैक्कल ने बताया था
एक स्टेटमेंट उसने दिया था, ओंटोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी। ओंटोजेनी मतलब होता है डेवलपमेंटल हिस्ट्री, रिकैपिचुलेट मतलब होता है रिपीट, फाइलोजेनी मतलब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ठीक है, कहने का क्या मतलब कि डेवलपमेंटल हिस्ट्री जो है वो हम लोगों के इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को रिपीट करता है। डेवलपमेंटल हिस्ट्री देख के आप कह सकते हैं, उसको इवोल्यूशन से कनेक्ट कीजिएगा तो सभी एनिमल का ओरिजिन आपको ऑलमोस्ट एक जैसा दिखेगा। जैसे देखो इसको क्या किया इसने कहा जैसे ह्यूमन का ही डेवलपमेंट हुआ तो ह्यूमन में पहले जाइगोट होगा, मान लो ये जाइगोट है, ठीक है। जाइगोट में डिवीजन हुआ होगा, डिवीजन हुआ तो मान लो ये जो है वो हार्ट का प्राइमोर्डिया है, ये वाला सेल, तो हार्ट का प्राइमोर्डिया ये होगा, ये सेल हार्ट बनाया, कोई एक तो पहला सेल होगा ये हार्ट बनाने वाला, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या हुआ होगा, एक इस तरह से डिवीजन हुआ होगा, तो ऊपर ऑरिकल नीचे वेंट्रिकल। इसके बाद क्या हुआ, एक और यहाँ पे डिवीजन ऐसे हुआ होगा, तो इसको कह सकते हैं ये राइट ऑरिकल हुआ, ये लेफ्ट ऑरिकल हुआ, ये वेंट्रिकल। फिर क्या हुआ होगा, वेंट्रिकल पार्ट में भी डिवीजन शुरू हुआ होगा, तो देखो शुरू करने से ऐसे कर देते हैं, ऐसा तो नहीं कि एक बार टू लाइन आके गिर गया होगा। इसके बाद ये डिवीजन पूरा कंप्लीट हुआ होगा, तो ये 4 चैम्बर का हार्ट बना, ऐसे ही हुआ होगा। अब ऐसा डेवलपमेंट को देख के हम कह सकते हैं कि जैसे ही ह्यूमन का हार्ट बना तो पहले बना होगा फिश या एम्फीबिया फिश का हार्ट, फिर एम्फीबिया या फ्रॉग का हार्ट, फिर रेप्टाइल का हार्ट, फिर ह्यूमन का हार्ट, ठीक है। तो ये हम लोगों को ये बताता है, हम लोगों का एम्ब्रायोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है या डेवलपमेंटल हिस्ट्री हम लोगों को बताता है कि ह्यूमन जो इवॉल्व किया है वो फिश लाइक ऑर्गेनिज्म से ही इवॉल्व किया है, ये चीज़ बताता है। इसी तरह का और इसने एक कहा था कि जैसे लार्वल कंडीशन को ले लिया जाए तो फिश का 3 दिन का लार्वा ऐसा दिखता है, ठीक है। फ्रॉग का 5 डेज का लार्वा ऐसा दिखता है, ठीक है। रेप्टाइल्स का 7 डेज का लार्वा ऐसा दिखता है और ह्यूमन का 13 डेज का जाइगोट ऐसा दिखता है, ठीक है। तो ह्यूमन के जाइगोट को 13 डेज का जो एम्ब्रियो है उसको मान लो 7 डेज कर देते हैं, इसको 5 डेज कर देते हैं, इसको 3 डेज कर देते हैं, इसको 2 डेज कर देते हैं, तो सब देखने में बिल्कुल एक जैसा लगेगा। तुमको अगर कोई पूछे कि बोलो इसमें से कौन ह्यूमन का बच्चा होगा, तुम नहीं कह सकते हो, सब तो एक जैसा लगता है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं ना एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस बताता है कि हम लोगों का इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ है, ठीक है, कैसे सिमिलरिटी है। तो इस टर्म को समझ पा रहे हो कि डेवलपमेंटल हिस्ट्री इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को रिपीट करता है, समझ रहे हो। ये दोनों साइंटिस्ट का नाम तुमको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी पूछेगा बायोजेनेटिक लॉ किसने दिया था, तो वॉन बियर ने। बायोजेनेटिक लॉ को बढ़िया से एक्सप्लेन किया था किसने, तो अर्नेस्ट हैक्कल ने। और अर्नेस्ट हैक्कल का थ्योरी का नाम क्या है, ओंटोजेनी रिपीट या रिकैपिचुलेट फाइलोजेनी, ठीक है, ध्यान में रहेगा ये। अब देखो इसके बाद थ्योरी आता है लेमार्क का। तो लेमार्क में एक चीज ध्यान रखना है, इसका बुक का नाम भी याद रखना, ठीक है। इनका सबसे पहला थ्योरी था इंटरनल फोर्स ऑफ लाइफ क्रिएट इंटरनल फोर्स ऑफ लाइफ टेंड्स टू इंक्रीज साइज ऑफ एन ऑर्गन, ठीक है। इनका ये कहना था कि जो अफ्रीकन ग्रासलैंड है सवाना, उस सवाना में क्या हुआ, सबसे पहले ग्रासलैंड में क्या था, जिराफ जो था वो गोट के साइज का था, लेकिन सवाना में पूरा ग्रासलैंड था, कहीं कहीं पे लंबा लंबा पेड़ था, तो वो जिराफ को पेड़ का लीफ खाने में दिक्कत होती थी। तो उसने क्या किया, उसका एकदम इच्छा था, इंटरनल फोर्स ऑफ लाइफ था कि मेरा गर्दन किसी तरह लंबा हो जाए या हम लंबा हो जाएं और वो लीफ को खा लें। इसी के चलते धीरे धीरे 20, 30, 40, 50 साल में उसका लंबा गर्दन हो गया, ठीक है, अब वो लीफ खाने लगा। ये इनका कहना था, तुम समझ रहे हो गलत है। तो इंटरनल फोर्स ऑफ लाइफ इंक्रीज
टेंड्स टू इंक्रीज साइज ऑफ एन ऑर्गन, ये भी समझ रहे हो। दूसरा इनका ये थ्योरी था कि न्यू नीड एंड डिजायर क्रिएट ए न्यू ऑर्गन। नया नीड और डिजायर जो है वो एक नया ऑर्गन को क्रिएट कर देता है। इसमें इसने क्या एग्जांपल दिया कि जैसे वाटर बर्ड है, पानी में जो चिड़िया जाती है, तो पहले वो चिड़िया में इस तरह का ही उसका फीट होता था। तो पानी में उतरी मछली खाने के लिए, जब भी उतरी तो पानी में डूबने लगी वो। तो उसका ये था कि किसी तरह पानी में फ्लोट किया जाए। तो उसने क्या किया, अपने फिंगर को या डिजिट को इस तरह से खींचने लगा। ये स्किन यहाँ आ गया, ठीक है, ये स्किन यहाँ आ गया तो वेब्ड फिट हो गया। अब वो फ्लोटेशन उसमें होने लगा, वो डूबी नहीं। ये लेमार्क के थ्रू, हम नहीं कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे करने से आ जाएगा, ठीक है, लेमार्क नहीं कहा था। तो इस तरह से वेब्ड फीट, वाटर बॉडी में वेब्ड फीट है जिससे वो सिंक नहीं करता है पानी में। ये उनका थ्योरी था। तुम समझ ही रहे हो क्या है। नेक्स्ट थ्योरी था यूज एंड डिसयूज ऑफ एन ऑर्गन, ठीक है। जिस ऑर्गन को जितना ज़्यादा यूज करेंगे वो उतना ज़्यादा डेवलप होगा, जिसको कम यूज करेंगे या यूज नहीं करेंगे वो वेस्टिजियल हो जाएगा। तो उनका ये कहना था कि जब स्नेक वगैरह का डेवलपमेंट हुआ उस समय डायनासोर था ही, ठीक है, और डायनासोर स्नेक को मारने के लिए या खाने के लिए दौड़ाता था, तो स्नेक में पैर था, वो ठीक से भाग नहीं पाता था। फिर वो सोचा कि कैसे क्या किया जाए, तो डायनासोर दौड़ाता था तो स्नेक दौड़ता ही नहीं था। धीरे धीरे क्या हुआ, वो अपना पैर को लॉस कर दिया। कुछ स्नेक को तो खा गया डायनासोर, बाकी धीरे धीरे क्या हुआ, पैर को लॉस कर दिया और धीरे धीरे वो लिम्बलेस हो गया। अब वो आराम से बरों में घुसने लगा, ठीक है। उसी तरह एक और एग्जाम्पल उसने दिया कि देखो, जैसे केव में रहने वाला, गुफा में रहने वाला जितना भी एनिमल है, उसका आई साइट कमज़ोर होता है। क्यों? तो गुफा में आँख क्या करेगा, कोई काम नहीं, पूरा बिल्कुल अंधेरा है, तो तुम्हारा आँख क्या काम का, किसी काम का नहीं। तो उसी तरह केव ड्वेलर जो होते हैं उनका आँख कोई काम का नहीं, तो धीरे धीरे उनकी आँख का पावर होता है वो धीरे धीरे डाउन होने लगा, ठीक है। ये उन्होंने थ्योरी डेवलप कर दिया कि केव ड्वेलर हैज़ वीक आई साइट। अब फोर्थ थ्योरी उसने दिया कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। एक्वायर्ड कैरेक्टर, जैसे मान लो तुम्हारा आँख, या तुम जैसे मान लो बिस्मत हो, तुम लोहे को पीटते हो, तो ऑब्वियस है तुम्हारा शोल्डर मसल काफ़ी जो है स्ट्रांग होगा। तो तुम्हारा शोल्डर में अगर क्या कहते हैं मसल अगर स्ट्रांग होगा तो ऑब्वियस है तुम्हारे ऑफस्प्रिंग में भी ये मसल स्ट्रांग ही आएगा। तो समझ रहे हो कि लेमार्क का लॉ पूरी तरह से डिस्कार्डेड है, 100% डिस्कार्डेड है, ठीक है। तो इनका इसलिए इवोल्यूशन में कोई बहुत बड़ा ये नहीं रहा, लेकिन हाँ ये रहा कि कुछ कुछ चीज़ जो इसने दिया था वो कुछ हद तक कुछ कंटेक्स्ट को लेके, जेनेटिक्स को अगर साइड कर दें, कुछ कंटेक्स्ट को लेके तो सही भी है। अब जैसे यूज एंड डिसयूज को ही देख लो ना। अब जैसे मान लो हम लोग राइट हैंड है, एक बाल्टी पानी तुमको देंगे यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए दीवार तक, तो राइट हैंड से तुम आराम से उठा के लेके चल जाओगे। लेकिन अगर तुम राइटी हो, राइट हैंड से लिखते हो, और तुमको कहेंगे लेफ्ट हैंड से एक बाल्टी पानी वहाँ लेके जाओ, तो उतना ही दूर में तुम्हारा हालत ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ है जो यूज एंड मतलब थ्योरी का कुछ पार्ट जो है वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन बाय एंड लार्ज ज़्यादातर चीज़ जो है वो अनएक्सेप्टेबल है, ठीक है। फिर भी कुछ साइंटिस्ट जो थे वो लेमार्क को सपोर्ट करते थे कि नहीं, लेमार्क का थ्योरी कुछ जो है, जैसे यही हम अभी बोले, कुछ जो है वो काफ़ी एक्सेप्टेबल है। तो वो साइंटिस्ट का एक ग्रुप बना और उसने उस थ्योरी को नाम दिया नियो लेमार्किज्म, दैट इज सपोर्टर ऑफ लेमार्क, ठीक है। लेमार्क का सपोर्टर थे वो लोग। बाद में एक साइंटिस्ट आए वीजमैन जो है जर्म प्लान थ्योरी, तुम तो जेनेटिक्स में ही पढ़े होगे। जर्म प्लान थ्योरी में क्या है कि ये जाइगोट है या ये कोई सेल है, तो सेल में ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें दो तरह का स्ट्रक्चर या क्रोमोसोम होता है। एक को कहते हैं सोमेटिक सेल या सोमेटिक क्रोमोसोम, और एक को कहते हैं जर्मिनल सेल या जर्मिनल क्रोमोसोम। तो तुम जानते हो जर्मिनल क्रोमोसोम का ही इनहेरिटेंस होता है, सोमेटिक क्रोमोसोम का कोई भी इनहेरिटेंस में रोल नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम से ही इनहेरिटेंस होता है। तो ये वीजमैन ने लेमार्क के थ्योरी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। वीजमैन का थ्योरी तुम जानते ही होगे, 22 जनरेशन तक उन्होंने माइस के टेल को कट किया था। 23rd जनरेशन में फिर जो माइस डेवलप किया या ओरिजिनेट किया, नया माइस एम्ब्रियो से जो बना, तो उसमें टेल आ गया। मतलब क्या हुआ कि सोमेटिक सेल में कोई चेंज करोगे तो उससे जर्मिनल सेल में चेंज नहीं होता है, जर्मिनल सेल में चेंज जो करोगे उसका इनहेरिटेंस होता है। तो समझ रहे हो इसको। देखो एक चीज ध्यान रखना है कि इवोल्यूशन जो है वो ज़्यादातर भाषण है, हाइपोथेसिस है, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना है इवोल्यूशन कैसे क्या है, ये समझ पा रहे हो ना। नेक्स्ट थ्योरी है डार्विन। तो
डार्विन का जो थ्योरी है, डार्विन कहाँ गए थे जानते ही हो, गलपेगस आइलैंड, वो सब नोट्स में लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेना। गलपेगस आइलैंड, उनका बुक का नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, याद रखना है बुक का नाम, ठीक है। इस किस जहाज से गए थे, तो HMS बीगल से गए थे। क्या चीज़ पे स्टडी किए थे, तो फिंच बर्ड, उसको डार्विन्स बर्ड भी कहते हैं, ठीक है। कभी कभी ये पूछता है डार्विन्स फिंच, ये किसने कहा था, तो चार्ल्स लायल ने ये टर्म दिया था, ठीक है। ये ध्यान रखना, डार्विन्स फिंच टर्म किसने दिया था। फिंच को उन्होंने क्यों अपने स्टडी के लिए चुना, तो फिंच में एडेप्टिव रेडिएशन था। एडेप्टिव रेडिएशन क्या है आगे पढ़ेंगे। एडेप्टिव रेडिएशन मतलब इसमें इसका फंक्शनल एस्पेक्ट काफ़ी अलग अलग, जैसे कुछ फिंच जो है वो सीड ईटर था, कुछ फिंच जो है वो ग्रेजर था, घास खाता था, कुछ फिंच जो है वो कार्निवोरस था, कुछ फिंच जो है वो डेट्रीवोरस था, सड़ा गला चीज को खाता था, ठीक है। कुछ फिंच जो है ब्लड सकर भी था, सैंग्विवोरस था। तो खैर जितना भी तरह का फिंच था और जैसा उसका फीडिंग हैबिट था उसी तरह का उसका बिक होगा, ठीक है। तो फिंच को इसीलिए इसने इस तरह का चुना। गलपेगस जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है वहाँ बहुत सारा आइलैंड है, सभी आइलैंड पे ऑलमोस्ट अलग अलग तरह का फिंच जो है वो उसने वहाँ पाया था। एक और एक्सपेरिमेंट के लिए उसने चूज किया था टेस्ट्यूडो, ये हम लोग डाइवर्सिटी में पढ़े थे, जायंट टर्टल इसको कहते हैं, ठीक है। उसको भी इन्होंने चूज किया था। अब देखो इनका थ्योरी क्या था कि सबसे पहला ये थ्योरी था कि पॉपुलेशन इंक्रीज इन जियोमेट्रिक रेशियो। पॉपुलेशन जो है वो जियोमेट्रिक रेशियो में इंक्रीज करता है। जियोमेट्रिक रेशियो कहने का मतलब कि जैसे एक कपल है उसका एक बच्चा, फिर उसका एक बच्चा, फिर उसका एक बच्चा, ऐसा नहीं होता है। एक कपल है उसका दो बच्चा, दोनों का दो यानी चार, चारों का दो दो यानी आठ, आठों का दो दो यानी 16, 32, 64, 128, 256, इस तरह से पॉपुलेशन ग्रो करता है। इसमें इन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि जितना भी नॉन एनिमल है उसमें स्लोएस्ट ब्रीडर है एलिफेंट, ठीक है। एलिफेंट जो है वो 30 to 35 ईयर्स में सेक्सुअली मैच्योर होता है, ठीक है। अब एक एलिफेंट अपने लाइफ टाइम में अगर वो हेल्दी है तो ऑलमोस्ट 6 ऑफस्प्रिंग को वो जन्म देता है। अगर एक कपल का पूरा खानदान ठीक से ब्रीड करता रहा, उसको कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ, ठीक है, तो 19 साल में, सॉरी 190 ईयर में, हाँ 190 ईयर में, सॉरी 19 मिलियन 750 ईयर में वो 19 मिलियन एलिफेंट को जन्म दे देगा। 750 साल में जो स्लोएस्ट ब्रीडर है उसका ये हाल है, ठीक है। 19 मिलियन एलिफेंट को वो जन्म दे देगा। तो समझ पा रहे हो कि पॉपुलेशन ग्रो इन जियोमेट्रिक रेशियो, समझ रहे हो। जब ही इस तरह का पॉपुलेशन का ग्रोथ होगा ऑब्वियस है पॉपुलेशन के बीच में कंपटीशन होगा। ये कंपटीशन 3 तरह का होगा। एक होगा इंट्रा स्पेसिफिक, एक स्पीसीज के अंदर, दूसरा होगा इंटर स्पेसिफिक, 2 डिफरेंट स्पीसीज के बीच, और तीसरा होगा एनवायरमेंटल भी होगा, एनवायरमेंट का भी तो इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है। तो सबसे विगरस कंपटीशन कौन होता है, इंट्रा स्पेसिफिक, स्पीसीज के अंदर, वो सबसे विगरस होता है, ठीक है। हमारा कंपटीशन सबसे ज़्यादा आदमी से, कुत्ते से हमारा कंपटीशन थोड़ी है ज़्यादा, तो ये सबसे विगरस होता है। इस तरह का कंपटीशन हुआ, इस तरह का कंपटीशन होगा तो निश्चित रूप से स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होगा, ठीक है। जीवन के लिए संघर्ष शुरू होगा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होगा तो निश्चित रूप से जैसे मान लो यही क्लासरूम है, इस क्लासरूम में 50 बच्चे बैठे हुए हैं। अब यहाँ कंडीशन हो जाए कि तुम लोग को सुबह से शाम तक यहाँ रहना है, रात में खाली सोने के लिए घर जाना है, ठीक है। खाना पीना सब यहीं मिलेगा और एकदम बिल्कुल बाय फोर्स है, यहीं पे खाना ही है, घर में भी नहीं मिलेगा। और हम तुमको शाम में अनाउंस कर देंगे कल 500 बच्चा आएगा, तो कल तुम सुबह 4 बजे यहाँ आ जाओगे। परसों कल ही फिर शाम में तुमको अनाउंस कर दें कल फिर 500 आएगा, तो क्या होगा, कल तुम और 2 बजे रात में यहाँ आ जाओगे। इसी तरह से 4 दिन 5 दिन अनाउंस करेंगे तो क्या करोगे, कितना रात में आते जाओगे या यहीं पर रह जाओगे। तब उसके बाद क्या करेगा, आधा से ज़्यादा बच्चा जिम ज्वाइन कर लेगा पूरा, ठीक है, ताकत उकत लिया पूरा से जम के। नेक्स्ट डे आया टाइम पे 400-500 बच्चा को उठा के फेंका।
जगह ले लिया, खाना आया तो खाना पे झपट्टा मारा, ज़्यादा खाना वो खा लिया, ठीक है, इस तरह का चीज़ होगा। तो ये चीज़ जो है इसी को कह रहे हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। जब भी ऐसा होगा तो बॉडी में वेरिएशन होगा ना, ये मसल वगैरह, काफ मसल ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, होगा ना, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि वेरिएशन डेवलप होगा, वेरिएशन होगा। वेरिएशन होने से अब वो स्पीसीज अगर आगे ग्रो करना है तो उसमें एडेप्टिबिलिटी आनी होगी। हम इस तरह के एनवायरनमेंट में आराम से एडेप्टेड हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं वेरिएशन होने से एडेप्टिबिलिटी आएगी, या इसी को कह सकते हैं ये फिटनेस आएगी, ठीक है, या इसी को कह सकते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा। सबसे फिट का जो है वो सर्वाइवल होगा। ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट टर्म जो है वो डार्विन ने नहीं दिया था, जबकि उसका एक चेला था डिसिपल हर्बर्ट स्पेंसर। तो इसका नाम तुमको ध्यान में रखना है, ये पूछता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसने दिया था, ठीक है। तो ये चीज आएगा। अच्छा, ये भी चीज जो है वो किस तरह का, ऐसा नहीं कि हमें आज एडेप्टिबिलिटी आई कल नहीं, तो उससे नहीं इवोल्यूशन होता है। वैसा एडेप्टिबिलिटी जो मेरे में है मेरे ऑफस्प्रिंग में भी आए, मतलब वेरिएशन वैसा जो इनहेरिटेबल हो, वैसा वेरिएशन नहीं कि अभी मेरे में हो गया ऐसा और फिर मेरे ऑफस्प्रिंग में नहीं आया, वैसा नहीं। इनहेरिटेबल वेरिएशन होगा तभी वो इवोल्यूशन को इवोल्यूशन में टेक पार्ट करेगा, या इवोल्यूशन में उसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो वेरिएशन हुआ। अब क्या हुआ, जब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हुआ तब डार्विन आके इसको चुन लिया, तब इसको कहेंगे नेचुरल सिलेक्शन हो गया, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन हो गया। तो समझ पा रहे हो इसको क्या है ये? इसमें पूछता है कि डार्विन थ्योरी का की पॉइंट कौन है, कौन कौन की पॉइंट है। तो हम लोग इसको कहेंगे फिटनेस, या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, या एडेप्टिबिलिटी एंड नेचुरल सिलेक्शन इज द की पॉइंट ऑफ डार्विन थ्योरी। तो इसको समझ पा रहे हो? अब कल जो वीडियो डालेंगे हम, कल पक्का डालेंगे एक और, उसमें एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन और डार्विन का थ्योरी के बेस पे हम 3 तरह का नेचुरल सिलेक्शन बताए हैं, उसको पहले डील कर देंगे, उसके बाद एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन का डालेंगे, ठीक है।